जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के जो सेशन होने वाले हैं हावर्ड गार्डनर महोदय पर होने वाला है, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बुद्धि से प्रश्न आया तो हावर्ड गार्डनर से ज़रूर प्रश्न आएगा। हावर्ड गार्डनर एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो बुद्धि के बारे में अध्ययन किए थे, और जो है एच टेट हो या किसी स्टेट का टेट हो, उसमें जो हावर्ड गार्डनर महोदय ज़रूर पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक को देखने के बाद अगर कोई भी प्रश्न हावर्ड गार्डनर से आता है तो आप सभी का गलत नहीं हो सकता। एचटेट का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो कि 26 और 27 जुलाई को है। उसी के लिए ये सेशन वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब इसमें देखते हैं, एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो हावर्ड गार्डनर महोदय किए हैं। यानी हावर्ड गार्डनर महोदय ने बताया कि बुद्धि कोई एक नहीं है, कई प्रकार की बुद्धि, यानी कई प्रकार की बुद्धियों का एक संयोजन है। इन्होंने ये चीज़ें बताई थी। हालांकि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के एक कारक, बुद्धि को द्विकारक, बुद्धि के त्रिकारक, ऐसे सिद्धांत बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मान्य सिद्धांत हैं हावर्ड गार्डनर महोदय के हैं। अब देखते हैं हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर महोदय के ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 9। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि मानी जाती है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कई बार प्रश्न यही पूछा गया है कि बुद्धि कितने प्रकार की है। हावर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार तो 9 प्रकार की, लेकिन एनसीईआरटी कितने प्रकार की मानता है तो 8 प्रकार की। आगे, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार से होती हैं। यह कोई एक क्षमता नहीं है, बल्कि कई प्रकार के बुद्धि का संयोजन है, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। तो हावर्ड गार्डनर महोदय ने क्या बताया कि जो अधिगम है वो कई प्रकार से हो सकता है, क्योंकि बुद्धि के कई प्रकार है, कोई एक प्रकार नहीं है। आगे, अब इनके एक एक प्रकार के बुद्धि को देखते हुए चलते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अनुसार पहली बुद्धि कौन सी? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। यानी यह बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाई जाएगी उस व्यक्ति में शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जैसे वकील हो गए, कवि हो गए, पत्रकार हो गए, इन सभी में जो शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, इनके अंदर भी कौन सी बुद्धि पाई जाती थी? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। दूसरी बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। यानी बुद्धि के दूसरा प्रकार क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। यानी इस प्रकार यह बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाई जाएगी वह व्यक्ति अकाउंटेबल, बैंकर, साइंटिस्ट होगा। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के में कौन सी बुद्धि पाई गई ज़्यादा? तो तार्किक गणितीय बुद्धि। अब जैसे अकाउंटेबल होता है उसे गणना करना ज़्यादा रहता है, बैंकर रहता है उससे भी दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, साइंटिस्ट होता है उसमें भी गणितीय कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं। तीसरी प्रकार की बुद्धि है अस्थानिक बुद्धि। कौन सी? अस्थानिक बुद्धि। यानी इसमें अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। अस्थानिक बुद्धि में जैसे कोई यह बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाई जाएगी वह मूर्तिकार हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर कोई भी खाली प्लाट रहेगा, किसी आर्किटेक्चर को या बनाने वाले को दिखा दोगे, वो अपने आप बता देगा यहाँ स्लैब पे जो बेडरूम रहेगा
यहाँ गाड़ी खड़ा करना रहेगा, यहाँ जो किचन बाथरूम, यहाँ से सीढ़ी, वो अपने मन में ही सब कुछ बना लेता है। ऐसे ही किसी जो है मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति से पूछा गया, आप मूर्ति को कैसे बना लेते हो? तो वह बताया कि मुझे इस पत्थर में मूर्ति दिखने लगती है, बस उसको काट काट के हमको मूर्ति का रूप दे देना रहता है। इनके अनुसार चौथी बुद्धि है शारीरिक गतिक बुद्धि। कौन सी? शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी शरीर को गति देने वाली बुद्धि। अब शारीरिक गतिक बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाई जाएगी, वह व्यक्ति या तो अभिनेता हो सकता है, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर, यानी इनके शरीर को गति प्रदान करने वाली बुद्धि। अब जैसे अभिनेता होता है, बिल्कुल डांस करता, अभिनेत्री डांस करती हैं। एथलीट को दौड़ना रहता है, यानी शारीरिक गतिक बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाया जाएगा वह क्या करेगा? शरीर को गति देने वाला कार्य करेगा। तो प्रश्न पूछा जाता है अभिनेता में कौन सी बुद्धि पाई जाती है हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार? तो लग जाएगा। और पांचवी बुद्धि है संगीतात्मक बुद्धि, यानी इस प्रकार की बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाई जाएगी वह व्यक्ति सिंगर होगा, एंटरटेनर होगा, यानी जैसे लता मंगेशकर जी थी, इनके अंदर कौन सी बुद्धि ज़्यादा पाई जाती थी? संगीतात्मक बुद्धि। छठी बुद्धि है अंतवैयक्तिक बुद्धि। कौन सी? अंतवैयक्तिक बुद्धि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। एक अंतवैयक्तिक होता है, एक अंतरावैयक्तिक होता है। अंतवैयक्तिक, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जैसे नेता हो गए, जब चुनाव आएगा तो आएंगे, कहेंगे मैं नेता नहीं आपका बेटा हूँ, और चुनाव निपटने के बाद पता नहीं चलेगा बेटा कहाँ गए। सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अंतवैयक्तिक। अब जैसे मदर टेरेसा थी, यानी ये दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, कैसे उसको खुश किया जाए, यही क्या है? अंतवैयक्तिक बुद्धि। सातवीं बुद्धि है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। एक अंत होती है, अंत या इसी को अंतरा वैयक्तिक बुद्धि भी कहते हैं। इसके द्वारा खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जैसे इस प्रकार की बुद्धि वाले जिसके अंदर पाई जाएगी वह आध्यात्मिक गुरु या महात्मा बुद्ध, इन सब के अंदर कौन सी पाई जाती थी? अंतवैयक्तिक बुद्धि, यानी अपने साथ यानी खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए ये पता चलता है। और आठवीं बुद्धि है प्रकृतवादी बुद्धि, यानी यह बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाई जाएगी वह प्रकृति के नज़दीक रहना चाहता है। जैसे किसान हो गए, किसान के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो प्रकृतवादी बुद्धि। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करने वाले हैं अधिगम के बारे में, यानी लर्निंग के बारे में, जो कि एचटेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। और एचटेट के एग्ज़ाम का डेट का आगाज़ हो चुका है। 26 और 27 जुलाई को जो है एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके लिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, और इसको लास्ट तक ज़रूर बने रहें इसमें, क्योंकि यहाँ से जो भी पॉइंट अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम क्या होता है, मूल कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं, इन सभी को देखते हुए इसमें देखेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है अधिगम से 1 से 2 से 3 क्वेश्चन जो है देखने को एग्ज़ाम में मिल जाते हैं डायरेक्ट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अधिगम यानी लर्निंग क्या है। तो अधिगम जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सीखता है, वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अस्थायी परिवर्तन, वांछित परिवर्तन, यही क्या है? सीखना है। अधिगम क्या है? अगर हम कुछ चीज़ भी जो है सीखें लेकिन उसके अनुसार ज़िंदगी में परिवर्तन कर लें तो वही सीखना कहलाएगा।
अगर परिवर्तन नहीं करते हैं तो यह सीखना नहीं कहलाएगा। यही वेरी इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि अगर अस्थायी या वांछित परिवर्तन हुआ है तभी सीखना हुआ है। और व्यक्ति जीवन में स्टार्टिंग से यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बचपन में माँ बाप सिखाते हैं, पास पड़ोस के चीज़ों को देखकर उसको सीखा जाता है। अगर रास्ते में कहीं जा रहे हो, बोर्ड है, वहाँ भी कुछ सीखने को मिलता है। किसी से प्रेम हो गया, उससे भी सीखने को मिलता है। किसी से शादी हो गया, उससे भी सीखने को मिलता है। यानी व्यक्ति जन्म से लेकर कब्र तक सीखता ही रहता है। और अधिगम क्या है, यानी सीखना क्या है? तो अगर सीखने से अगर हमारी ज़िंदगी में अस्थायी परिवर्तन या वांछित परिवर्तन होता है तभी सीखना कहलाता है। तो ये डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? सीखना है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है ये। महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे जेफी गिलफोर्ड महोदय के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। इन लोगों की जो ये परिभाषा मैं बता रहा हूँ, डिट्टो ही परिभाषा पूछी जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। स्किनर महोदय के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सॉरी दोस्तों। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अब देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ना जाने यही लाइन कितनी बार पूछी गई है। तो अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी अगर सीखा तभी सीखोगे जब वह अपने अनुकूल हो। अगर अपने प्रतिकूल हो तो उसको कभी नहीं सीखते हैं। जैसे अगर हमने कोई गलती किया, मार खाया, तो फिर वह गलती नहीं करूँगा, यह सीख मिली। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी अगर रास्ते में जा रहे हो, कहीं ना कहीं किसी मार्केट से जा रहे हो, वहाँ भी कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, सीखते हो। कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो भी वहाँ कुछ ना कुछ लिखा रहता है, सीख मिलती है। कहीं स्कूल में जा रहे हो, वहाँ भी कुछ ना कुछ लिखा पढ़ाया जाता है, सीख मिलती है। घर में खाली बैठे हो तो माँ बाप और सब लोग गाली वाली वगैरह देने लगते हैं, बेकार आदमी हैं, तो भी कुछ ना कुछ सीखते हो। अगर दोस्त यार के यहाँ पास हो, बोले पैसा दे दो, बोले नहीं है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब यह जहाँ भी आप जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप खाली हर बैठे हो, वहाँ भी सीखने को मिलेगा कि खाली बैठने से कुछ नहीं मिलता है। एक कहानी में सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, वह रात के अंधेरे में घर से रिसिया के बाहर निकला और गया, जैसे नहीं बाहर भागते हैं सब लोग तो कहीं बैठ जाते हैं, तो गया एक तालाब के किनारे बैठ गया। और वहीं पास में कई सारी मोती थी, उसको पता नहीं था रात के अंधेरे में, और वह तालाब के पास बैठा था। तो उस मोती को एक एक मोती जो है अंदर फेंकता रहता था, तो ढब ढब की आवाज़ आती थी, तो उसे बड़ा आनंद होता था। अब वो इतनी मोती थी कि वह फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया। अंत में सुबह हो गई फेंकते फेंकते, और जब वह लास्ट वाली फेंकने वाला था तो सूर्य की रोशनी पड़ी, तो वह देखा अरे ये तो मोती है। तो वह बेचारा छाती पीटने लगा कि मैंने बहुत गलत किया, सारी मोती को पानी में डाल दिया। तो इसी प्रकार जो है समय है। यहाँ से क्या सीख मिली? इसी प्रकार समय है, समय रूपी मोती को ऐसे यूं ही ना बहाइए, नहीं तो ये समय चला जाएगा तो फिर वापिस नहीं आएगा। आगे देखते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही डिफिनीशन तो बार बार पूछी जाती है कि सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अब वहाँ जब वो मोती को फेंका था, फिर वो सीखा कि जो है कुछ किसी भी चीज़ को बिना सोचे विचारे नहीं फेंकना चाहिए। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ फेंकने से पहले 10 बार देखेगा कि ये वही है या दूसरा है। आगे
सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी सीखने की कोई ना कोई एक प्रक्रिया जो उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ। जैसे अगर घर में सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा अच्छे के लिए डांटेंगे, मारेंगे। अगर छोटे बच्चे हो तो नमस्कार नहीं किए तो मार खाओगे। तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य रहता है कि अगर कोई बड़ा मिलेगा तो उसका नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी सीखना जो है मस्तिष्क यानी मानसिक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सक्रिय रहोगे ही नहीं तो दुनिया का कोई भी टीचर या कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। एक कहानी सुने हो, उनके क्या नाम है, शकुंतला की। अब वह बिल्कुल चित्त है, उनको सीखने का कोई मन नहीं है, किसी की याद में खोए हुए हैं। तो ऋषि आते उनके बगल से चले भी जाते हैं, इनको कुछ नहीं पता चलता है, तो वहीं श्राप दे देते हैं। तो यही चीज़ है, अगर आप सक्रिय रहोगे तभी सीख पाओगे, अगर सक्रिय नहीं रहोगे तो नहीं सीख पाओगे। अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बालक की योग्यता जो प्रभावित जरूर करता है। अब बालक की योग्यता है ही नहीं, अब छोटा सा बालक एकदम नन्हा सा, उसको छोटा बड़ा कुछ नहीं आता है, तो अब उसको पढ़ाओगे गणित तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। अब कोई बालक है 5 तक पढ़ रहा है, उसको इंटर की लगाया जाए, मैथ लगवाया जाए तो लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, यानी सीख नहीं पाएगा, उसकी क्षमता नहीं है। तो बालक की योग्यता बहुत मायने रखता है। निश्चित उद्देश्य। अब अगर उद्देश्य एचटेट पास करने का नहीं होता तो इस वीडियो को नहीं देखते। कहीं ना कोई उद्देश्य होना चाहिए तभी सीखना होता है, और कोई उद्देश्य नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अब कभी यूट्यूब पे बहुत सारी पढ़ाई की वीडियो आती हैं, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो उसको कभी पढ़ते नहीं हो, और जब कभी कभी पढ़ते हो ऐसे देखते तो कभी याद नहीं होता। यानी सीखने के लिए एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। परिपक्वता, ये भी बहुत प्रभावित करता है। अगर परिपक्व हो ही नहीं तो सीख ही नहीं पाओगे। अब जो बड़े बुजुर्ग परिपक्व होते वो जो शिक्षा देते हैं बालकों को समझ में ही नहीं आता है ये बातें क्या बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिपक्वता भी जो है प्रभावित करती है। परिवार। अब परिवार किस प्रकार है, किस समाज से है। अब जैसे हिंदू समाज का बालक है तो उसको हिंदू धार्मिकता समझ में आएगी, मुस्लिम समाज का है तो मुस्लिम धार्मिक समझ में आएगा। तो परिवार भी कहीं ना कहीं अहम रोल निभाता है। अगर देखेंगे परिवार अच्छे परिवार के, यानी उसके मम्मी पापा कहीं सरकारी जॉब करते हैं यानी पढ़े लिखे हैं तो बच्चा भी पढ़ा लिखा निकलेगा। अगर मम्मी पापा कहीं जो है वैसे चोरी चमारी करते हैं तो वह भी चोर, पक्का चोर, ज़बरदस्त चोर निकलेगा। तो कहीं ना कहीं परिवार भी। समाज यानी वह किस समाज में रहता है, अच्छे समाज में रहता है या बुरे समाज में रहता है, क्योंकि समाज का पूरा प्रभाव किस पर पड़ता है, अधिगम पर पड़ता है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए सभी लोग, बच्चा स्कूल जा रहे हैं, अब एक दूसरे इनका एक समाज है। अभी जिस प्रकार से जाएंगे इनमें जो जैसा समाज इन जिस प्रकार से बच्चे रहेंगे अच्छे बुरे, तो उसी प्रकार से सब लोग सीखेंगे। अगर टीचर प्रदर्शनी लेके यहाँ पे गया है तो कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है। अब टीचर यहाँ पे बैठा के पढ़ा रही है, वो भी अच्छी शिक्षा दे रही तो उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। यहाँ करके सीखने पर बल दिया जा रहा, लर्निंग बाय डूइंग, तो और भी चीज़ें अच्छी तरह से बैठेगी। शिक्षक का व्यवहार। अब बच्चों को के अधिगम में शिक्षक का व्यवहार तो अहम रोल निभाता है, क्योंकि शिक्षक का जो भी व्यवहार विचार होता है बच्चे डिट्टो उसको क्या करते हैं, अपनाते हैं। वातावरण। सीखने की इच्छा। वातावरण भी अहम भूमिका निभाता है। अगर वातावरण, अब मान लेते घर में हो और घर में मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते रहते हैं तो कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ने बैठोगे भी लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि पढ़ाई यानी अधिगम एक शांत माहौल में होता है, मस्तिष्क एकदम स्थिर हो तभी होता है। आगे देखते हैं अधिगम वक्र। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए क्योंकि 1 नंबर तो वक्र से जरूर देखने को मिलता है। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इससे अधिगम की न्यूनतम या अधिकता या शून्य स्थिति का बोध
होता है। तो अधिगम वक्र क्या है? जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव और क्षमता को किसी ग्राफ या आरेख पर प्रदर्शित किया जाता है, यही क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। और अधिगम वक्र में न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम मान जो है या शून्य दिखाई देता है। अधिगम वक्र कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। कितने? 4 प्रकार के। तो अधिगम वक्र के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है सरल रेखीय वक्र। इसमें सीखने की गति एक समान होती है, यानी सीखने की गति और अभ्यास दोनों कैसा होता है? एक समान होता है। इसका आरेख भी याद रहना चाहिए, क्योंकि आरेख डायग्राम भी दे दिया जाता है, पूछा जाता है किसके अंतर्गत आता है। दूसरा है उन्नतोदर वक्र। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले तो तेज हुआ, लेकिन अब धीरे 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 क्या हो रहा? डाउन हो रहा। आगे तीसरा है नतोदर अधिगम वक्र, यानी कॉनकेव लर्निंग कर्व। इसमें शुरू में तो सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम पर पहुंच जाती है। तो जैसे ये डायग्राम से जा रहा है, तो यह क्या है? नतोदर अधिगम वक्र। चौथा है मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज हो या धीमी हो, अंत में भी तेज हो या धीमी हो, यानी कोई फिक्स नहीं है, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम। यही वक्र क्या कहलाता है? मिश्रित अधिगम वक्र कहलाता है। एक होता है अधिगम पठार। क्या होता है? अधिगम पठार, यानी लर्निंग प्लेट्यू। इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी एकदम पूरा ब्रेक। यानी जैसे नहीं, कुछ लड़कियां जो होती हैं BA MA कर लेती हैं, उसके बाद बिल्कुल रुक जाती हैं, फिर पढ़ती ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या बन जाता है? अधिगम पठार। अधिगम पठार में अधिगम की गति 0 होती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक अधिगम स्थानांतरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे लड़की बाइक चला रही है और फिर कार चलाने लगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसका प्रभाव पड़ेगा बाइक से, इसमें कुछ फ़ायदा होगा। अगर वो बाइक चला रही है तो ट्रक चलाने में उसको फ़ायदा मिलेगा। ट्रक चलाने में क्या मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है अधिगम में सहायता कर रहा, अधिगम में प्रभावित कर रहा है। तो यही क्या है? अधिगम स्थानांतरण है। अब अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, एक होता है धनात्मक प्रकार, यानी पॉजिटिव ट्रांसफ़र। धनात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। यानी जब एक अधिगम किए रहो और दूसरा अधिगम करने में यह सहायता करे, वही क्या कहलाता है? अधिगम धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब जैसे हिंदी को पढ़ेंगे फिर संस्कृत को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदी को पढ़ने के बाद संस्कृत में हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। संस्कृत को पढ़ते हैं फिर हिंदी को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है? धनात्मक स्थानांतरण। एक होता है ऋणात्मक स्थानांतरण। जब किसी कार्य को करने की ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में बाधक होता है, तब इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे अगर साइकोलॉजी पढ़ते हैं और SSC की इंग्लिश पढ़ते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि घाटा होगा। तो यही क्या है? ऋणात्मक स्थानांतरण। यानी एक को सीखने के बाद दूसरा सीखते हैं तो वह कोई फ़ायदा ना हो, केवल घाटा हो, तो इसी को कहा जाता है ऋणात्मक स्थानांतरण। आगे एक होता है शून्य स्थानांतरण।
यानी सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्ण अनुभव ना तो सहायक होता है ना ही बाधक होता है, तो वहाँ पर अधिगम का स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। जैसे अगर कोई बालक साइकिल चला रहा, उसको ट्रक चलाने में सिखाया जाए फिर, तो उसको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो ना ही फायदा होगा ना ही घाटा होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? शून्य स्थानांतरण। एक होता है क्षैतिज स्थानांतरण यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे माधुरी दीक्षित एक अच्छा गायिका भी है और समय मिल जाता एक अच्छी एक्टर्स यानी डांसर भी हैं। तो यह जो है किस पर निर्भर करता है? परिस्थिति पर। यानी कोई कोई व्यक्ति खूब अच्छा गाना भी गाता और डांस भी अच्छा कर लेता है, अभिनय भी अच्छा कर लेता है। तो ये क्या है? क्षैतिज स्थानांतरण। तो आज के सेशन में बस इतना ही। यहाँ से 1 से 2 नंबर आप सभी को देखने को मिल सकते हैं स्टेट में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज के सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है एचटेट एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए? एचटेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। और ये सेशन जो है समायोजन पर आधारित है। समायोजन चैप्टर अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और यहाँ से जो है एचटेट में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को यानी समायोजन को। अब समायोजन है क्या? सबसे पहले ये बात जानते हैं। शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाने की योग्यता ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अब जैसे ये बच्चा अपने आप को समायोजित नहीं कर पाया, कुंठित में चला गया है। अब यह बच्ची समायोजित कर पाई तो पुरस्कार पा रही है। तो जैसे मैं एक कहानी को सुनाता हूँ। जैसे अगर एक जो हस्बैंड और एक वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ में अगर बढ़िया से विचार मैच कर रहा है, रिश्ते अच्छे हैं, तो फिर यहाँ तो समायोजन ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं इनके मानसिक यानी विचार में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है, यानी इनकी विचार में मतभेद है, तो कहीं ना कहीं इनमें जो है समायोजन नहीं हो पाता है। तो एक दूसरे को अगर समायोजन नहीं कर पाएँ तो वो क्या हो जाते हैं? कुंठित में चले जाते हैं। और अगर दोनों में समायोजन हो गया यानी एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा? समायोजन। यानी शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाने की योग्यता ही क्या कहलाती है? समायोजन। ये डेफिनेशन याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन ही कई बार क्वेश्चन में जो है आई है। आगे अब देख लेते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक और उनके अनुसार। गेट्स व अन्य के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। जैसे यहाँ पे अभिमन्यु को देख रहे होंगे। अभिमन्यु जो संतुलन बनाने के लिए यानी लड़ने जब गए थे, लेकिन वहाँ पे लड़ तो पा रहे थे, लेकिन कई सारे महारथी हो गए थे, तो इनके ऊपर सब लोग इकट्ठे वार करने लगे। तो अपने आप को बचने के लिए इन्होंने रथ के पहिए को उठाकर दौड़ा मारने के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने समायोजन करना चाहा। तो गेट्स व महोदय के अनुसार क्या है? समायोजन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व वातावरण के मध्य क्या करता है? संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, जैसे यहाँ पे अभिमन्यु ने किया। अब यहाँ बच्चा एक देख ले, बच्चा पढ़ने को लेकिन टेंशन में लग रहा है, यह अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा, संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहा है, देख रहा अरे वो लोग पढ़ रहे हैं तो चलो हम भी पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे आजकल बहुत होता है। एडलर महोदय के अनुसार समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, जैसे भगत सिंह थे। स्किनर महोदय के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, जैसे इसके बढ़िया एग्जाम्पल खान सर जी हैं। खान सर पहले एकदम परेशान थे, जब तैयारी कर रहे थे एकदम डिस्टर्ब थे। डिस्टर्ब होने के बाद इन्होंने समायोजित करने अपने आप को चाहा, तो इन्होंने एक कोचिंग संस्था खोली और उस कोचिंग संस्था में इन्होंने अपने आप को समायोजित कर लिया। अब समायोजन करने के बाद लेकिन ये किस में किए? अधिगम रूप में किए।
कोचिंग संस्था में किए, अब ये पूरा एकदम पढ़ाने में इतना समायोजित हो गए कि आज के पूरे विश्व के सबसे नंबर 1 टीचर हैं। कोलमान के अनुसार समायोजन क्या है? तो समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। आगे, बेरिंग लैंगफील्ड बेल्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व अपनी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। जैसे अब यहाँ पे लड़का लड़की अपने आप को जो है एक पोज में दिखाना चाह रहे हैं और पूरा चारों तरफा फ़ोटो लेना चाह रहे हैं, समायोजित करना चाह रहे हैं, तो ये ऐसे ही कैमरा पर बैठे जो चारों तरफ से फ़ोटो लेता है। अब ये महिला है, ये जो है अपने आप को, इनको फुल्की खाना था, अब फुल्की खाने के लिए गई दुकान पे, अब अंदर जा नहीं थी, बाहर से ठेल रही हैं कि अंदर चला जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं समायोजित कर रहे हैं कि फुल्की अंदर चला जाए जिससे मैं इसको क्या कर लूँ, खा लूँ। आगे देखते हैं समायोजन की विशेषताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये हमेशा चलती रहती है। हमेशा ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो कभी दुख देता है, कभी सुख देता है, तो कुछ ना कुछ हमेशा उसमें समायोजित करने पड़ता है। कभी हस्बैंड, कभी वाइफ, कभी बॉयफ्रेंड, कभी गर्लफ्रेंड, ये सभी लोग आपस में समायोजन करते रहते हैं। समायोजन व्यक्ति के वातावरण तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन है। अब मान लेता हूँ 2 नए नए रिश्ते से बॉय और गर्ल हैं, अब इनकी जो कुछ भावना इनको नहीं पसंद है, इनकी कुछ आदत इनको नहीं पसंद है, तो कहीं ना कहीं सोचेंगे तुम इसको चेंज कर लो, तुम इसको चेंज कर लो, तो दोनों में रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो समायोजन क्या है? व्यक्ति के वातावरण एवं उसके व्यवहार में परिवर्तन है। समायोजन एक उपलब्धि है। अब कभी कभी रिश्ते नहीं बनते हैं तो कुछ न कुछ उसमें बदलाव किया जाता है, तो कुछ उपलब्धि हासिल होती है। समायोजन एक मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दोनों होता है। मैं तो कहता हूँ पेडागॉजी एक बार सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ में कभी अच्छा कभी बुरा, और जो तो प्रेम किया या फिर पढ़ाई किया, तो ये दोनों जिसने भी किया वो इतने बड़े कष्ट से गुजरता है कि वही जानता है। इसलिए उसको CDP यानी पेडागॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पेडागॉजी से समझ विकसित होता, कैसे आप अपने आप को समायोजित करें, कैसे किसी के साथ अपने आप को मैनेज करें, ये सब पेडागॉजी क्या करता है, सिखाता है। तो मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दोनों होता है। समायोजन शारीरिक एवं मानसिक संतुलन है। आगे देखते हैं समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक तो तनाव है। अब पहले जानिए तनाव क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाता है और जैसे जैसे उस काम के होने के दिन समीप आता है तो उस व्यक्ति की मानसिकता में एक अलग परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तनाव कहा जाता है। कभी कभी देखे होंगे एग्ज़ाम का डेट जब पास आने लगता है तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में जो है तनाव हो जाता है, यानी समय कम है, पढ़ाई ज़्यादा करना है, तो कहीं ना कहीं अगर सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है तो व्यक्ति किस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। एक उसके अंदर अलग चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, अकेलापन उसको लगने लगता है, तो यही क्या है, तनाव है। एक होता है दबाव के कारण। दबाव क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने परिणाम या सम्मान को लेकर चिंतित होता है और किसी अन्य व्यक्ति के विचारों से उसके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही दबाव कहा जाता है। जैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोल देते हैं कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं, अकेले में है तो उसको तनाव कहेंगे, लेकिन वही बतिया अगर कोई दूसरा कह रहा है तो इसी को क्या कहा जाता है, दबाव कहा जाता है। कि पूरा एकदम प्रेशर में आ जाता है, अरे वो कह दिया, मैंने बोला था, कर नहीं पाया, वो भी पूरा पिन करता रहेगा। कहो कहले रहला कुछ बनई के बनला ना है, कहो का हाल चाल बाय, कहो कुछ काम भर के भयल, तो ऐसे सब लोग बोलते रहते हैं। तो ये जो बोलने वाली प्रक्रिया है, तो इससे जो मन में मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है वही क्या है, दबाव है। आगे दबाव 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस।
यानी एक सकारात्मक दबाव होता है, एक कैसा होता है, नकारात्मक दबाव। सकारात्मक दबाव वह दबाव होता है जो अपने आप से दबाव लेते हैं, यानी परीक्षा का जो है, परीक्षा का डेट आ चुका है, हमको पढ़ना चाहिए, अगर हम पढ़ेंगे तभी उसमें सफल होंगे। तो जो अपने आप से तनाव लिया जाता है, दबाव लिया जाता है, वो क्या है, सकारात्मक है। और एक नकारात्मक होता है जो दूसरों के द्वारा दिया जाता है। जैसे कोई बॉस या मान लेते हैं किसी को अपना काम दिया कि ये काम तुम्हें करना है 2 घंटे के अंदर, अगर वो काम नहीं कर पाया तो खूब बढ़िया से डांटेगा, खूब बढ़िया से बोलेगा, तो वो वाला जो दबाव मिलेगा वही कैसा होता है, नकारात्मक होता है, यानी डिस्ट्रेस होता है। आगे एक वर्ड है द्वंद्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्वंद्व। द्वंद्व क्या है, जब व्यक्ति दो अलग अलग परिस्थितियों में फंस जाता है, जब वह मानसिक संघर्ष में आ जाता है और निर्णय नहीं कर पाता है कि क्या करे और क्या ना करे, यही क्या कहलाता है, द्वंद्व। अब मान लेते हैं किसी को शादी आ गई, 2 शादी एक साथ आ गई और दोनों शादी बम्पर है, ज़बरदस्त है, एक से एक दोनों है। अब यहाँ बच्चा सोचेगा हम इससे शादी करें या इससे करें, तो यहाँ पे द्वंद्व में है और दोनों अपने आप में पूरा बेताज बादशाह, ताजमहल, मुमताज महल, मतलब क्या है, जो भी कहा जाए सब कम ही है। तो वह पूरा सोचता है मैं इससे करूँ या इससे करूँ, तो यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाता है। तो अगर डिसीजन नहीं ले पाता और किसी में कोई गड़बड़ी भी नहीं है, सुंदर हैं, सुशील हैं, पढ़ने में भी ठीक हैं, देखने में भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, तो इसमें वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि इससे करे कि इससे करे। तो यही क्या होता है, द्वंद्व होता है। या फिर एक देखिए, अगर 2 एग्ज़ाम एक साथ आ जाए और दोनों एग्ज़ाम में पता हो मैं दोनों में पास हो सकता हूँ और दोनों बढ़िया वाला एग्ज़ाम है, IAS PCS, एक ही दिन पड़ जाए, तो आदमी द्वंद्व में आ जाता है कि मैं किस एग्ज़ाम को दूं और किस एग्ज़ाम को छोड़ूं। यानी जब व्यक्ति ये डिसीजन नहीं ले पाता कि किसको मैं पकड़ूं किसको छोड़ूं, तो यही क्या है, द्वंद्व है। अगली हेडिंग है दुश्चिंता। क्या है, दुश्चिंता। जब अचेतन मन की बातें चेतन मन में आ जाती हैं तो पुरानी बातें यानी घटनाएं याद आने लगती है और उससे मन में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है, दुश्चिंता कहा जाता है। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी, लेकिन कभी एक दिन ऐसा हुआ तलाक हो गया। अब जब तलाक हो गया तो कभी कभी बैठ बैठ के सोच रहे हो मेरी वाइफ कितनी अच्छी थी, वो सोच रहा है मेरा हस्बैंड कितना अच्छा था, खाली एक के बतिया से गड़बड़ी हो गई, चलो एक दूसरे को मनाते हैं। नहीं, हम क्यों मनाएं, ये चीज़ होना चाहिए। जब तक हस्बैंड वाइफ में या रिश्ते में जब तक एक दूसरे लोग झुकना नहीं जानेंगे तब तक रिश्ता नहीं चल पाएगा। यानी रिश्ते में झुकना ज़रूरी है। हम सब लोग कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज़ है, तो ऐसे ही एक वर्ड निकालना चाहिए, रिश्ते में सब कुछ जायज़ है। रिश्ते तभी बरकरार रह सकते हैं जब अगर एक गुस्सा हो तो दूसरा झुक जाए, दूसरा गुस्सा हो तो पहला झुक जाए, यानी कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाया जाए। तो दुश्चिंता क्या होता है, जब यानी इसकी पुरानी बातें याद रहे, वो मुझे गाली दी थी, वो मुझे डांटी थी, इसीलिए मैंने उसको तलाक दे दिया, लेकिन उसका प्यार बहुत सच्चा था। तो अगर ये पुरानी भावनाओं में चला जाएगा तो यही क्या होता है, दुश्चिंता होता है। अब जैसे जो है अपने जो है दोस्त थे, अब ये दोस्तों में तलाक हो गया तो बैठ बैठ के कभी कभी इनको याद आती है उनकी बातें, अरे वो ऐसे बातें करती, सुरीली बातें करती थी, मधुर बातें करती थी। तो इसमें जो मस्तिष्क में परिवर्तन होगा यानी वही क्या कहलाता है, दुश्चिंता कहलाता है। या फिर कोई एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आ रहे थे, आजकल तो ये सबका ट्रेंडिंग है, सबको आता है, लेकिन वह जब एग्ज़ाम में बैठा क्वेश्चन को हल करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन हल नहीं कर पाया, 1-2 क्वेश्चन से छूट गया। और जबकि वो क्वेश्चन छूटा है जो उसको क्वेश्चन आ रहे थे, तो जब वह कभी बैठेगा तो सोचेगा अरे राम, अरे दादा, ये तो क्वेश्चन आवत वाला ना आयल, छूटी गया। तो ये वाला जो सोच के जो मस्तिष्क में परिवर्तन होगा वही क्या होता है, दुश्चिंता। यानी जिसमें जो है खुद ही परेशान हो जा रही है, आता हुआ नहीं किया। जैसे नहीं कभी कभी कैच छूट जाता है हाथ में, आते आते हाथ से कैच छूट गया और वो जो क्या कर दिया, मैच जीत गया।
तो इसके अनुसार जो मस्तिष्क में परिवर्तन आएगा तो वही क्या होता है, दुश्चिंता। एक होता है भग्नाशा, जिसको कुंठा भी कहा जाता है, या फिर अवसाद। तीनों एक ही वर्ड है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि तीनों वर्ड जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, तो जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य के होने की पूरी उम्मीद होती है तथा व्यक्ति उसके परिणाम के इंतजार में रहता है, परंतु सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, तो उसके मन में कुंठा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने भाग्य को दोषी मानने लगता है, जिससे व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। अब जैसे कभी कभी होता है ना, ये अक्सर लाइफ में होता है, जो भी किशोरावस्था में उनके लाइफ में तो ये अक्सर होता है, और अक्सर लड़कियां जो है धोखा देती हैं। ज़रूर धोखा क्या देती हैं, ये चीज़ होता है कि सबके परिवार का अलग अलग परिस्थिति होती है, हर चीज़ अलग अलग होता है, धोखा कुछ कोई नहीं देता है, तो परिस्थिति पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। अब जैसे अब यहाँ पर ये जीएफ और बीएफ का खूब बढ़िया रिलेशन चल रहा था, एकदम मस्त वाला सब कुछ, कि हम तुमसे, तुम हम हो, हम तुम हैं, तुम मेरी हो, हम तेरे हैं, हम लोग शादी करेंगे, और पूरा एकदम सब कुछ फिक्स था, शादी करना है, शादी हो जाएगी। लेकिन अचानक पता चला शादी तो हो ही नहीं पाएगी। अब वो जो लड़का था या लड़की थी, वो सोची थी शादी हो जाएंगे तो उन लड़कियों का नाम रखेंगे चुन्नू मुन्नू, ऐसे नाम भी, यहाँ तक कि सब लोग सोच लिए थे। लेकिन अचानक ब्रेकअप हो जाता है, शादी नहीं होती है, तो वह बेचारा सोच लिया था, शादी तक, बच्चे तक सोच लिया था, लेकिन शादी नहीं हुई। तो इस स्थिति में वह कहाँ चला जाता है, भग्नाशा में चला जाता है, कुंठा में चला जाता है, या अवसाद में चला जाता है। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई हमने परीक्षा दी और उस परीक्षा से जो है कहीं ना कहीं मुझे पूरा परिणाम पता था कि मैं पास हो जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, ये एकदम जो है मतलब पहले इनके दादा परदादा ठीक परिवार थे, लेकिन फिर एक गरीब परिवार से धीरे धीरे होने लगे। अब जब ये गरीब में थे तो इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किसी प्रकार की थी, और इनकी जो बहन यानी दीदी थी, और इनको पूरा विश्वास था कि मैं NDA में जो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इनको पूरा 100% विश्वास था। तो इनकी बहन ने अपनी जेवर बेच करके इनको पैसा दिया कि जाओ वाइवा दे के आओ। अब वहाँ गए तो देख रहे हैं वो उसमें पास ही नहीं हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये इनको पूरा विश्वास था कि जो है गहना जो बेचा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं खरीद के परिवार पूरा सुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा जब कुछ भी नहीं हुआ तो ये जो है नीचे यानी तमिलनाडु से बैठे सीधे चले गए उत्तराखंड तक, एकदम भग्नाशा में थे, कुंठा में थे, अवसाद में थे, इनको कुछ पता ही नहीं था, बेसुध थे। तो यही चीज़, जो चीज़ हम लोग जानते कि ये हो जाएगा, अगर वो नहीं हो पाता है तो यही क्या है, भग्नाशा है या कुंठा या अवसाद है। भग्नाशा के भी 2 कारक होते हैं, एक बाह्य कारक होता है और एक आंतरिक कारण। एक बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। बाह्य कारक क्या है, अगर मैं पढ़ूंगा जॉब पा जाऊंगा तो कहीं ना कहीं जीवन खुशहाल हो जाएगा, तो ये बाह्य कारक है। और हम लोग हस्बैंड वाइफ दिल से दिल मिल गया था, कनेक्ट हो गया था, लेकिन तलाक हो गया, तो ये कैसा कारक है, आंतरिक कारक है। यानी खुद से भी कुछ चीज़ें टूट जाती है और कुछ चीज़ें बाहरी आवरण से, तो वही क्या है। तो भग्नाशा के कितने कारक हैं, 2। यानी दिल से दिल मिला था, हम लोग शादी करेंगे लेकिन हुआ ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा कारक, आंतरिक। और मन में बिठाए थे, और अगर किसी जॉब से है, किसी की वजह से परीक्षा नहीं दे पाया, तो ये कैसा कारक है, बाह्य कारक। आगे बाह्य कारक क्या, जैसे भौतिक कारक भी हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं। जैसे अगर शादी होना था लेकिन समाज ने मान्य नहीं किया तो नहीं हुआ, भौतिक कारक भी हो सकते हैं कोई ना कोई। आर्थिक कारक यानी पैसे कम थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया। आंतरिक कारक जैसे विरोधी इच्छाएं हो, नैतिक आदर्श, शारीरिक दोष, ये सभी कौन सा है, आंतरिक कारक। अब देखते हैं समायोजन की विधियां, यानी कैसे अपने आप को समायोजित करेंगे। एक होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधियां में देखते हैं, जैसे बाधा निवारण विधि। जब एक व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे कार्यों में कोई बाधा आ रही है, तो वह व्यक्ति उस बाधा का निवारण करने के कुछ उपाय अपनाता है, जो एक प्रकार से अंधविश्वास होता है।
लेकिन ऐसा करने से उसको मानसिक शांति मिलती है। अब ये ज़्यादा चीज़ें किस में मिलता है? महिलाओं में। महिलाएं जो होती हैं पूजा पाठ, भूत प्रेत, राक्षस, जादू टोना पर ज़्यादा विश्वास करती हैं और इनको देखोगे ज़्यादा परेशान भी रहती हैं। अगर कुछ भी हो गया, अरे वो बगलियाँ वाला कराया होगा, तुरंत पहुंच जाते हैं सोखा के यहाँ। वो सोखा भले ही कुछ ना करे, इलायची देते जाओ तुम खा लो ठीक हो जाओगे। तो आती है तो इनको मन को शांति मिलता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो भी चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं हमारी सोच पर आधारित होती हैं। अगर हम सोचेंगे आज मैं बीमार हूँ तो पक्का बीमार हो जाओगे। अगर मैं सोचूंगा आज पूरा स्वस्थ हूँ, पक्का स्वस्थ रहोगे। और अगर आज सोचे बुखार है फिर भी सोचे नहीं मुझे एकदम स्वस्थ हूँ, चलते फिरते रहोगे, कभी बुखार नहीं एहसास होता होगा। ऐसे ही महिलाओं को होना चाहिए। अंधविश्वास में ध्यान नहीं देना चाहिए, सेल्फ रहना चाहिए। तो ये समझ गए होंगे। दूसरा, मार्ग परिवर्तन करके, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में सफल होने का प्रयास करता है और नहीं हो पाता है तो वह उसके लिए दूसरा रास्ता चुनता है। जैसे अगर सेल्फ पढ़ाई करने से, स्वाध्याय में सफल ना होने से किसी मार्गदर्शन से सहायता लेना, यानी टीचर के पास जाना, उससे हेल्प लेना, यही क्या है? मार्ग परिवर्तन है। और ये सबसे अच्छा होता है। अगर एग्ज़ाम दे रहे हो नहीं पास हो पा रहा, कहीं ना कहीं पढ़ाई में गलती है, तो शिक्षक की सहायता लीजिए, स्वाध्याय को छोड़िए। तो ये वाला जो है क्या होता है? मार्ग परिवर्तन। आगे, लक्ष्य प्रतिस्थापन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये भी है। एक व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को लेकर प्रयास करता है परंतु सफल ना होता है तो वह उस प्रकृति का छोटा लक्ष्य अपनाकर समायोजन और मानसिक शांति प्राप्त करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति टीजीटी का मास्टर बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन बन ही नहीं पाया, तो प्राइमरी का टीचर ही बन करके जो है अपने आप को सुकून में लिया कि चलो कोई बात नहीं, एक सरकारी जॉब मिल तो गई। यही क्या है? लक्ष्य प्रतिस्थापन। अब कभी कभी आगे, निष्कर्ष या निर्णय, किसी दो परीक्षा एक साथ होने पर अपने अनुसार किसी एक परीक्षा की तरफ चलना निष्कर्ष या निर्णय कहलाता है। जैसे यूपीपी और सीटेट की परीक्षा पढ़ने पर यूपीपी की परीक्षा देना। क्यों? क्योंकि सीटेट का परीक्षा तो हर साल आता है, उसको कभी भी दे सकते हो, जबकि वैकेंसी टीचर की नहीं आती। लेकिन यूपीपी का पेपर अगर पास हो गया तो कहीं ना कहीं यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस बन जाएंगे। इसलिए सीटेट की परीक्षा को नकार कर यूपीपी यानी किसी एक को चुन लेना, यही क्या है? निष्कर्ष या निर्णय है। आगे, अप्रत्यक्ष विधियाँ देखते हैं। अप्रत्यक्ष विधियाँ में पहला है दमन। क्या है? दमन। दमन क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का जबरदस्ती मना करते हुए समायोजन करता है, दमन कहलाता है। कैसे? जैसे कोई लड़की है, वह फुल्की उसको बहुत पसंद लगता है, अगर वो फुल्की खाना चाहती हैं लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि तुम्हें फुल्की नहीं खाना है, तो बहुत लड़कियां तो बोली है मेरे सपनों में फुल्की आती है क्या होता है? सपनों में फुल्की आती है। तो जो लड़की फुल्की खाने का मन है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, अब वो खाएंगी है नहीं। अगर खाएंगी नहीं तो कहीं ना कहीं वो अपने इच्छाओं को ज़बरदस्ती मना कर रही हैं। तो ज़बरदस्ती मना करना ही क्या कहलाता है? दमन। आगे, शमन। शमन क्या होता है? जब एक व्यक्ति की पूरी ना होने वाली इच्छाओं को भूलने का प्रयास करता है, शमन कहलाता है। जैसे किशोरावस्था में दिवा स्वप्न, यानी जो किशोरावस्था में होते हैं वो बहुत दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। काश मैं आईएएस होता तो मुख्यमंत्री को यूँ नचाता यूँ, काश मैं पीसीएस होता तो यूँ नचाता यूँ। तो ये जो मतलब है कि जो इच्छा है अगर वो पूरी नहीं हो पाती है तो उसको भूलने का प्रयास किया जाता है, यही क्या कहलाता है? शमन। आगे, दिवा स्वप्न। जब व्यक्ति कोई पद या वस्तु हाथ लगने की संभावना नहीं होती है तो उसके बारे में ही केवल कल्पना करता है, यही क्या कहलाता है? दिवा स्वप्न। जैसे काश मैं इंद्र होता तो सबको माला माल कर देता, क्या कोई इंद्र बन सकता? नहीं, लेकिन वह कल्पना में खो जाता है। अरे वाह, जो बैठे बैठे खो जाता। किशोरावस्था में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बैठे बैठे वो खो जाएगा,
क्या करेगा, खो जाएगा, और वह स्वयं में IAS PCS सब कुछ बन जाता है। कभी क्या आप लोग बने हो? कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो बना हूँ। मैं तो कभी कभी ऐसे बैठे बैठे बन जाता हूँ IAS। अगर मुझसे कोई बोल देता तो मैं IAS की ही तरह बातें करना लगता हूँ। तो ये तो सबके अंदर होता है, कोई भी किशोरावस्था में होगा उसको जरूर ये आता होगा। तो दिवा स्वप्न समझ गए कि जब कोई व्यक्ति पद या वस्तु हाथ लगने की संभावना नहीं होती है तो उसके बारे में वह क्या कर लेता है, कल्पना कर लेता है। आगे, नकारना। जब एक व्यक्ति यह सोचता है कि कोई कार्य या व्यवहार करने में वह सामर्थ्यवान नहीं है तो उस कार्य व परिस्थिति को नकार देता है। जैसे MA की परीक्षा पास ना होने पर प्रवक्ता भर्ती को नकार देना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसका एस्टेट पास नहीं हुआ होगा, तो एस्टेट पास नहीं हुआ तो एस्टेट TGT को छोड़ देंगे, सीटेट पास नहीं हुआ तो DSSB वैकेंसी को छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो है ये सोचता है कि अगर मैं उसमें नहीं हो पाएगा तो उसको क्या कर देता हूँ, नकार देता हूँ। आगे, प्रक्षेपण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को दूसरे पर थोप देता है, प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी एक आमिर अमिताभ बच्चन जी की है मूवी, उसमें ना मेरे अंगने में तुम्हारा कौन काम है, ये गाना सुने होंगे सभी लोग। तो प्रक्षेपण क्या होता है? जैसे नहीं कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि मैं अगर कुछ चीज़ों को कर्म नहीं कर पाता हूँ तो उसमें ही गलती बता देता हूँ। तो यही क्या है, प्रक्षेपण है। आगे, मनोरचना। जब कोई व्यक्ति अपने मौलिकता से हटकर किसी प्रतिक्रिया का निर्माण करता है, यही मनोरचना कहलाता है। जैसे बगुला भगत होना, ये एकदम डिट्टो जो मैं लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यही डिट्टो प्रश्न में दिखेगा। तो बगुला भगत होना यानी बगुला मछली खाने का काम करता है, लेकिन अगर वो कहे मछली मैं नहीं खाता हूँ तो यही क्या है, मनोरचना है। आगे, आत्मीकरण या तदात्मीकरण। जब कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में बार बार असफल होता है तो वह अपने आप को उसी प्रकार के किसी दूसरे व्यक्तियों से जोड़कर बताने लगता है। तो यही क्या है, आत्मीकरण या तदात्मीकरण। कभी कभी लगता है एग्ज़ाम पास नहीं होता तो हम लोग मम्मी पापा तो डांटते ज़रूर हैं, और लोग दर्द नहीं समझने वाले, डांटते ज़रूर हैं। तो जैसे राम ने सीटेट में फेल हुआ तो श्याम से कंपेयर कर लिया, ऐसे सबके लाइफ में होता है। कभी कभी वो पास नहीं होते तो कहते थे अरे एग्जाम में बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ गया था, सर जी जो पढ़ाए थे वो आया ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं, हम फेल हो गए तो वो भी तो फेल ही हो गया, वो कहाँ पास हुआ। तो यही क्या है, आत्मीकरण या तदात्मीकरण। एक होता है प्रत्यागमन। जब एक व्यक्ति परिस्थिति से दूर जाकर समायोजन करता है तो उसे प्रत्यागमन कहते हैं। जैसे जो साधु संत बनते हैं वो जिंदगी से लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, अगर जिंदगी से लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं तो जाते हैं बाबा बन जाते हैं। तो यानी अपनी जब एक व्यक्ति परिस्थिति से दूर जाकर समायोजन करता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रत्यागमन। आगे, पलायन। पलायन क्या होता है, हमेशा के लिए स्थिति से दूर हो जाना पलायन कहलाता है। जैसे सरकारी जॉब के लिए सब लोग परेशान हैं और थक थक के जब उसको पूरा छोड़ दिया जाता है तो वही क्या है, पलायन कहलाता है। चलो अब हम सरकारी जॉब को नहीं प्राइवेट में जाते हैं, तो ये क्या है, पलायन है। पृथक्करण करना यानी कुछ देर के लिए परिस्थिति से अलग होना। जैसे कभी कभी जो हस्बैंड वाइफ में या झगड़ा होता है तो व्हाट्सअप उसका व्हाट्सअप ब्लॉक कर देगा, वो उसका ब्लॉक कर देगा, लेकिन कुछ देरी बाद जो है करीब 1-2 घंटे बाद फिर सब व्हाट्सअप में खोलेंगे, कहेंगे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं गलत कर दिया था। तो केवल कुछ देर के लिए अलग परिस्थिति से अलग होना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। विस्थापन क्या होता है, किसी व्यक्ति से दुखी होकर कुछ देर के लिए बंद कर देना, यानी जैसे नहीं होता कभी कभी तलाक हो जाता है, तलाक नहीं कह सकते हैं, GF BF या हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों में मतभेद होता है, 1-2 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है, नंबर ब्लॉक, व्हाट्सएप ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक। लेकिन जो है फिर कुछ देरी बाद व्हाट्सएप दोनों खुलता है, अब इसमें वो सोचते हैं हम पहले मैसेज करें या ओम करें। तो इसीलिए कहा गया है
प्यार में सब जायज़ है, यानी इसमें कभी ये मत सोचो अगर मैंने पहले किया तो मैं नीचे हो गया, नहीं। अगर रिश्ते में ये सोच लिए मैंने पहले किया तो झुक गया, तो रिश्ते कभी नहीं चल सकते। रिश्ते को चलाना तो पहली बात तो झुकना पड़ेगा, और झुकते हो ये कोई गलत चीज़ नहीं है अपनों में। अब मम्मी पापा बहुत डांटते मारते हैं, कभी कोई बुरा मानता है? बड़ा भाई, बड़ी दीदी, बड़ी बहन रोज़ मारती हैं गलती के लिए, कोई बुरा मानता है? ऐसे ही प्यार में कभी जो है किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए। कोई भी जो माफ़ी मांग ले, अगर माफ़ी मांगने रिश्ते बन जाते तो अच्छी बात है, इसमें गड़बड़ थोड़ी है। क्षतिपूर्ति, आगे क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होता है? जब एक व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो वह उसकी पूर्ति के लिए जो उपाय अपनाता है उसे ही क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्षतिपूर्ति क्या है? जब एक व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए जो उपाय अपनाता है वही क्या है? क्षतिपूर्ति है। जैसे कोई बालक पढ़ रहा लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहा, तो वह समझने के लिए किसी और बुक की सहायता लिया, किसी टीचर की सहायता लिया, तो उससे वह काम को कर पाया, यही क्या है? क्षतिपूर्ति है। आगे, समायोजन में शिक्षक की भूमिका क्या है? समायोजन में शिक्षक की भूमिका, निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग करना। निदानात्मक क्या होता है? एक कहानी में सुनाता हूँ। निदानात्मक शब्द अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास गए तो पहले पूछेगा आपको बुखार हुआ या जुखाम हुआ या शरीर में क्या कारण, तभी वो दवाई देगा। ऐसा नहीं करेगा, जाओगे पहले सुई लगा देगा फिर बोलेगा अब बताओ क्या हुआ, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो निदानात्मक मतलब होता है कारण की पता लगाना। अब जब ये पता लगा लेगा मुझे बुखार या शरीर में दर्द हो रहा है तो फिर डॉक्टर इसका क्या करता है? उपचार करता है। तो समायोजन में शिक्षक क्या करेगा? पहले कारण को जानेगा फिर उपचारात्मक यानी उसका उपचार करेगा। प्रयुक्त सहयोग तथा सहानुभूति पर आधारित व्यवहार करना, यानी टीचर जो है सहयोग की भावना से रहे, सहानुभूति की भावना से रहे। सहयोग मतलब जैसा जो है आप चाहोगे उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे, यही सहयोग है। यानी सहानुभूति में अगर वो रो रहा तो टीचर भी रोने लगे, अरे भाई तुम्हारी वाली छोड़ गई तो मेरी वाली भी तो छोड़ गई, जैसे तुम्हारी वैसे मेरी। तो सहानुभूति मतलब जैसा उसके साथ वैसा अपने साथ करने लगना। सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास करना, यानी जो है, और व्यंग्यात्मक टिप्पणी का प्रयोग करने से बचना। कभी कभी नहीं देखेंगे गांव में तो अक्सर होता है, सब लोग तंज कसते, कहो इतना दिन से पढ़त हुआ कुछ भयल, कहो आज तो बहुत बोलत रहला, का कैला है। तो ये जो व्यंग की भाषा होती है इससे बचना चाहिए। टीचर को व्यंग कभी नहीं जो है बोलना चाहिए स्कूल में। सकारात्मक बातें करनी चाहिए, सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास करना, ये जो है शिक्षक की भूमिका है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है एचटेट के लिए। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के सेशन में बात करने वाले हैं RTE 2009 के लिए, जो कि एचटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि NEP 2020 हो गया, NCF 2005 हो गया, RTE 2009 हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी स्टेट का टेट हो, CTET हो या कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हमने NCF 2005 यूट्यूब पर करा दिए हैं, NEP 2020 भी करा दिए हैं, और आज के सेशन में हम देखेंगे RTE 2009। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को देखने के बाद ऐसा फील होगा कि हाँ ये सेशन बहुत मस्त सेशन है। अब इसे सारे पॉइंट को देखेंगे। अब NEP 2020 की उत्पत्ति, RTE 2009 की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये सब पूछा जाता है। थोड़ा सा बातें मैं एक पीछे चल के बातें कर लेता हूँ, फिर इस पर आता हूँ। आर्टिकल 45 में अगर हम संविधान में देखेंगे तो शिक्षा के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 45 किस में है तो DPSP में है। किस में है? DPSP में है। यानी DPSP के आर्टिकल 45 में कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा, राज्य जो है शिक्षा प्रदान करे।
अब इसी आर्टिकल 45 के तहत 86वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन किया गया। और 86वें संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21A। और आर्टिकल 21E को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार। तो 86वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत हुआ था? तो आर्टिकल 45 के तहत। और आर्टिकल 45 किस में है? तो DPSP में है, यानी नीति निर्देशक तत्व में है। और 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। और इसके तहत जो है आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया, जो कि शिक्षा के अधिकार को अब कौन सा अधिकार बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो कभी किसी से छीना नहीं जा सकता है। हालांकि इस समय तो छीना जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब सरकार कैसे इस पर काम कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबकि सरकार को स्कूल बंद करने के बजाय टीचरों पर एक्शन लेना चाहिए। सारी चीज़ को सुधार सकते हो, टीचर को नहीं सुधार पा रहे हो, ये तो गलत हुआ। और ये जो आर्टिकल 21A है, इसमें क्या कहा गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बातें की गई हैं। आगे, और RTE 2009 को लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। और लाया कब गया था? तो 2009 को। तो प्रश्न पूछेगा RTE 2000 कब लाया गया था? तो 2009 को। और लागू कब किया गया? 2010 को। RTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू एडुकेशन। फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एडुकेशन। अब RTE 2009 का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एडुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। और इसको RTE को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2019 को लोकसभा में अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया। तो प्रश्न पूछता है कि जो है लोकसभा में कब अधिनियम पारित किया गया था RTE का? तो 4 अगस्त 2009 को। और कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसी हो गई है? तो आयु के अनुसार अधिक समझाती, यानी अगर कक्षा 1 के बालक को देखोगे, सभी बालक लमसम एक उम्र के होंगे। कक्षा 5 के सभी बालक को देखोगे तो कम से कम सभी बालक का जो एक आयु होगा। कक्षा 8 का जो भी बालक देखोगे, सबकी आयु लमसम समान होगी। यानी RTE जब लागू हुई उस समय जो है कक्षा कक्ष कैसी हो गई? तो आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गई। RTE का ऑफिशियल नाम क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। अब इसमें कुछ धारा को देखते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ धाराओं से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। धारा 5 यानी क्लास 5 किससे संबंधित है? तो दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र का अधिकार देता है। अब जैसे कभी कभी प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ रहे हो, 10 में हो और 11 में कहीं एडमिशन और कराना है, तो जो टीचर होते हैं वहाँ के, वो जल्दी निकलने नहीं देते हैं। तो उनको समझा देना धारा 5 के अनुसार क्या है? दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र का अधिकार प्राप्त है। लेसन 4 में क्या कहा गया है? स्कूल और पेरेंट्स के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। यानी केवल टीचर का ही उत्तरदायित्व नहीं होता है, बल्कि पेरेंट्स का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है। तो लेसन 4 के तहत क्या बताया गया है? स्कूल और पेरेंट्स के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। धारा 12 किससे संबंधित है? तो RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट या निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी? तो 25%। यानी धारा 12 के अंतर्गत 25% सीटें
आरक्षित की गई है किसके लिए? गरीब विद्यार्थियों के लिए, जो प्राइवेट स्कूल में भी ये लागू होता है। ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक टीचर को साम्यता यानी इक्विटी पर आधारित पेडागोजी का यूज करना चाहिए। यानी बच्चा जो गरीब घर से आ रहा है या फिर उसका मेंटल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो उनके लिए जो है टीचर कैसा साम्यता पर जो आधारित पेडागोजी का प्रयोग करे। धारा 13 में क्या कहा गया है कि प्रति व्यक्ति अगर फीस लेने पर शुल्क जुर्माना का 10 गुना पेनाल्टी देना पड़ेगा। यानी शिक्षा के लिए कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकता। अगर वो फीस लेता तो मेंटेनेंस के नाम पे लेता है, कि यानी इसकी सुख सुविधा के नाम पर लिया जाता है। जबकि धारा 13 में क्या कहा गया है? धारा के 13 के तहत कोई भी जो है व्यक्ति फीस कोई भी जो है प्रति व्यक्ति फीस नहीं ले सकता, और लेता है तो 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। धारा 14 में क्या कहा गया है? किसी बालक के पास अगर एज प्रूफ नहीं है तो इसकी स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी किसी के पास एज प्रूफ नहीं होता है तो इसमें जो है टीचर डांट कर नहीं भगा सकता है, उसको एडमिशन लेना अनिवार्य है। धारा 15 के तहत क्या है? बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष हो के आरंभ में हो या बीच में। हालांकि सब लोग आरंभ में ही करा लेते, बीच में कराने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन RTE 2009 बोली है कि आप जो है कभी भी एडमिशन करा सकते हो, चाहे शुरू में हो चाहे अंतिम में हो। किस आर्टिकल के तहत? 15 के तहत। धारा 16 में क्या कहा गया है कि स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। यानी इस बालक को जो RTE 2009 के अनुसार फेल नहीं किया जा सकता और ना ही स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। धारा 17 में क्या है? शारीरिक दंड पर रोक देना है। यानी बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना किया गया है। किसके तहत? धारा 17 के तहत। अब बहुत पहले जो होते थे, क्या होता था, टीचर बहुत मारते थे, और आधा तो इसलिए मारते थे ताकि छोटे बिरादरी के बच्चे जो स्कूल में पढ़ ना पाए, इसलिए मुअल के मारते थे, पूरा हाथ तो टूट जाता था, तो बच्चा डर के नाते स्कूल जाता ही नहीं था। लेकिन आज है, अब RTE 17 में कहा गया है कि बच्चों को मारना ही नहीं है, प्रताड़ित ही नहीं करना है, यहाँ तक कि फेल नहीं करना है, स्कूल से नहीं निकालना है। आगे धारा 21 किसके बारे में बातें करता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात करता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी किस आर्टिकल में है, किस धारा में है? तो RTE 2009 के धारा 21 में है। अब धारा 24 के तहत क्या है? शिक्षक के कर्तव्य है। शिक्षक का कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी धारा 24 के तहत शिक्षक के कर्तव्य के यानी टीचर्स ड्यूटी के बारे में बताया गया है। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित चीज़ों का पालन करेगा। क्या है? विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन। यानी कोई भी स्कूल में जो समय निर्धारित किया गया है टीचर के आने की, जो भी ड्यूटी 8 से 7 से, यानी समय पर आना है और समय पर स्कूल से जाना है। अब इसको अपनी भी समझ होनी चाहिए, एक टीचर की होने के नाते भी ये समझ होना चाहिए कि हमें समय से आना, समय से जाना है। धारा 29 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना। यानी टीचर की जिम्मेदारी है जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करना है और संचालित करना है। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना है। यानी जो समय निर्धारित किया गया है उसके अंदर जो है पाठ्यक्रम को क्या कर देना है? पूरा कर देना है। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना, तदनुसार तथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो तो जोड़ना। यानी बालक की जो शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य है उसको निर्धारण करना, उसको देखना कितनी क्षमता तक ये पढ़ सकता है,
एक्सेप्ट कर सकता है और उसी के अनुसार जो सूचनाकार के रूप में उसे जोड़ना। माता पिता और संरक्षकों से के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थित नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना। आगे धारा 25 क्या है? टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न जो है ये स्टेट में पूछा गया है। धारा 25 में क्या है? टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में बताया गया। यानी RT 2009 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं यानी छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं कितना शिक्षक और टीचर का अनुपात, बच्चे और टीचर शिक्षक का अनुपात 30:1, यानी 30 बच्चों पर एक बालक, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक। RT 2009 के अनुसार उच्च यानी अपर प्राइमरी पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 35:1, यानी 35 छात्र हैं तो एक टीचर होना अनिवार्य है। RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 40:1। ये तीनों पॉइंट ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान देना है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे आते हो तो इसके लिए प्रावधान क्या है? एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक का प्रावधान है। धारा 27 में क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। RT 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, खाली 3 स्थान को छोड़कर, जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को छोड़कर। हालांकि सरकार को एकदम टीचर को मुक्त कर देना चाहिए कि टीचर का केवल पढ़ाने का काम हो, बाकी कोई काम ना हो। सरकारी स्कूल इसीलिए फेल हो रहा है क्योंकि टीचर अगर को स्कूल से ज़्यादा जिम्मेदारी अदर की होती है, कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ जाना है। धारा 27 के अंतर्गत टीचर को कहाँ लगाया जा सकता? केवल 3 जगह, जनगणना में, चुनाव में और आपदा प्रबंधन में, और कहीं नहीं लगाया जा सकता। RT 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होने चाहिए? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 45 घंटे, यानी एक सप्ताह में कितने दिन शिक्षा का कार्य होना चाहिए? 45 घंटे। RT 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे यानी एकेडमिक हावर्स व कार्य दिवस कितना होता है? तो 800 घंटे या 200 दिन। तो प्रश्न कई बार ये सब पॉइंट पूछे गए हैं कि एकेडमिक ईयर में कितने घंटे कार्य होता है शैक्षणिक? 800 घंटे, और दिन पूछेगा तो 200, और एक सप्ताह में कितने घंटे? तो 45 घंटे। RT 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्यकर दिवस कितना होना चाहिए? 1000 घंटे और या 200, मतलब 220 दिन। 220 दिन और 1000 घंटे कार्य दिवस होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। RTE के अनुसार क्लास 8 क्लास तक के बच्चों को उनकी शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए? तो मदर लैंग्वेज में, यानी मातृभाषा में, क्लास 8 तक ये RTE में कहा गया है। RTE के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा के व्यवस्था के, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? तो ऐसा क्लास जिसमें सभी बच्चे हों, विकलांग, सामान्य, बहुत तेज, बहुत कमज़ोर, उच्च जाति के, छोटी जाति के, यानी सभी बच्चे एक साथ मिलकर अगर शिक्षण कार्य करते हैं, यही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसी हो गई है? तो आयु के अनुसार अधिक समझाती। हालांकि इसको अभी पहले भी देख चुके थे। तो आज के सेशन में यही समाप्त होता है, जो कि एचटेट के लिए जितने भी पॉइंट RTE 2009 से पूछे जा सकते हैं सभी इसमें समाहित हैं। और एचटेट का किसी स्टेट का टेट हो या सीटेट हो, सभी के लिए वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और इसको अपने मित्र यार दोस्तों के साथ जो भी स्टेट का पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर भेजें, ताकि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें जो है लाभ मिल सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के बारे में, इनक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है एचटेट एग्ज़ाम के लिए। और एचटेट एग्ज़ाम का डेट जो है पड़ चुका है 26-27 जुलाई को। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और सीडीपी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें हमने कई सारे टॉपिक को बना चुके हैं और आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, ये 18 नंबर के टॉपिक हैं, समावेशी शिक्षा। इसमें हम समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और PYQ को भी देखेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा हाँ क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली, शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव में अंतर किए बिना समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी समावेशी शिक्षा कैसी शिक्षा है? एक ऐसी शिक्षा है जिसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। चाहे विकलांग बच्चा हो, चाहे स्वस्थ बच्चा हो, चाहे मोटा बच्चा हो, चाहे पतला बच्चा हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, यानी सभी को एक ही क्लास में शिक्षा दी जाए, वही क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। और इसकी वकालत जो है RTE 2009 करता है। RTE 2009 भी कहता है कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। इससे ये होगा कि जो इसके अंदर की क्वालिटी होगी वह ये बालक सीखेगा और जो इसके अंदर क्वालिटी होगा वो ये बालक सीखेगा। इससे कहीं ना कहीं एक दूसरे की भावनाओं, एक दूसरे के भाव, एक दूसरे के विचारों, एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के भाषा का आदान प्रदान अपने आप हो जाएगा और भाईचारा में वृद्धि होगी। इसलिए समावेशी शिक्षा के बारे में RTE 2009 बातें करता है। समावेशी शिक्षा में धर्म, लिंग, जाति, दिव्यांग और सामान्य बच्चों के लिए समान शिक्षा दी जाती है। यानी चाहे जैसे भी बच्चा हो, लिंग कोई भी हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, धर्म कोई भी हो, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, और चाहे अच्छा बच्चा हो या दिव्यांग बच्चा हो, सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है। यही क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में छात्रों की विविधता को स्वीकार करना सिखाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विविधता मतलब सबकी अलग अलग विचार होती है, सबकी अलग अलग भावना होती है, सबके अलग अलग धर्म हैं, सबके अलग अलग जो है सब कुछ अलग अलग ही होते हैं, फिर भी वहाँ पे उसको विविधता को स्वीकार किया जाता है। अब अगर हम जो है किसी से मिले हुए रहेंगे तो कहीं ना कहीं उससे भाईचारा का संबंध हो जाता है, तो वहाँ द्वेष नहीं रहता है, जबकि स्वीकार करना सिखाया जाता है। यानी जब सब लोग साथ में रहेंगे, एक साथ सभी लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं भाईचारे का विकास तो होगा और एक दूसरे की भावनाओं का भी आदर होगा। तो अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में रह रहे तो आपस में भाई भाई रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्यार बना रहेगा। समावेशी शिक्षा में छात्रों को अपनेपन का एहसास होता है। तो अभी जो हमने बताया, भाईचारा, अपनापन,
समावेशी शिक्षा में छात्रों को सीखने के लक्ष्य तय करने में शामिल किया जाता है। जो छात्र होते हैं समावेशी शिक्षा में बालकों के अनुसार जो है, यानी छात्रों के अनुसार, यानी इसकी रुचि जिसमें है, इसका लक्ष्य जिधर है उसी तरफ जो है उसको शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षा में छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता भी शामिल होते हैं। तो प्रश्न ये जो जितने पॉइंट हैं वेरी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है, एक एक पॉइंट को देखना है। समावेशी शिक्षा में प्रश्न पूछ सकता है क्या माता पिता को शामिल किया जाता है? तो हाँ, शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षा में छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी अब कहीं ना कहीं शुरू में अगर सभी बालक एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विभेद हो जाता है, लेकिन उनको सही करने के लिए जो है कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। समावेशी शिक्षा में छात्रों को समान शिक्षा के अवसर मिलते हैं, यानी हर प्रकार के बच्चे को हर प्रकार की शिक्षा जो है मिलने को अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा में छात्रों को समाज में आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। अब अगर समावेशी शिक्षा तो कहीं ना कहीं अलग अलग बालक हैं, अलग धर्म से हैं, अलग रूप से है, अलग रंग से हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी एक समाज बन जाता है। यानी ये भी कैसे हो जाते हैं? सामाजिक हो जाते हैं। लेकिन जो किशोर आजकल के हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सामाजिक नहीं हो पाते हैं, वो अकेलेपन में रहने लगते हैं। क्यों? उनको जॉब का टेंशन, एक तो जॉब आती नहीं जल्दी, तो जॉब का टेंशन रहता है, फिर समाज से दूरी धीरे धीरे बनाने लगते हैं। और बनाना भी जो है आवश्यकता रहता है, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि बिना दिन रात एक किए जॉब मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए जो है आजकल के नवयुवक एक 10/10 के रूम में ही अपना ज़िंदगी जो है आधी ज़िंदगी तो बिता ही दे रहे हैं। समावेशी शिक्षा में छात्रों के बीच आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है, ये भी बात सही है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं मित्रता का भाव होगा, कहीं ना कहीं हेल्प करने की प्रवृत्ति जो है जागृत होगी। तो ये हमने देखा समावेशी शिक्षा के बारे में। अब चलते हैं देख लेते हैं इनके PYQ को। पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो इसमें ये भी नहीं होगा, कठोर ये भी नहीं होगा, और हाशिए पर स्थित वर्गों के शिक्षकों को सम्मिलित करने संबंधित नहीं, ये भी नहीं होगा। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, जो कि अभी पॉइंट देखे थे, विविधता में एकता। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें अब व्यवस्था के बारे में नहीं, परिवेश के बारे में नहीं, बच्चे के बारे में, हाँ बच्चे, लेकिन परिवेश है नहीं, बच्चे की व्यवस्था के अनुरूप, यानी बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदलना है। इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के लिए विद्यार्थियों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? यानी सभी के लिए सभी की शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा में ही हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, साधारण बालक, विशिष्ट बालक, विकलांग बालक, बालक बालिका सब एक में ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसकी बात करता है? समावेशी। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। अब देखो वंचित के साथ साथ सामान्य को पढ़ा रहे, कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा की बातें हो रही है।
विशेष शिक्षा क्या होती है? किसी पार्टिकुलर एक लोगों को शिक्षा देना क्या होता है? विशेष शिक्षा। जैसे गायत्री शक्तिपीठ में केवल पंडित को ही शिक्षा दिया जाता है, मदरसा में केवल मुस्लिम को ही शिक्षा दिया जाता है, आईआईटी के बच्चों को केवल आईआईटी बच्चों को ही बच्चे को शिक्षा दिया जाता है। तो ये विशेष शिक्षा यानी विशेष बालकों के लिए विशेष शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। इसमें जो तैयार नहीं करना चाहिए तो गलत नेगेटिव है, सक्रिय कभी कभी नहीं, ये भी नहीं, तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसकी वकालत करता है। तो अभी हमने बताया था कि आरटीई 2009 में भी एक जो है समावेशी शिक्षा की बातें की जाती है। इसका जो है क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।